नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। लगातार आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, प्लेलिस्ट बनी पड़ी है यूट्यूब चैनल पर। सारे प्रैक्टिस सेट आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। अभी फ़िलहाल टारगेट है कि 5 मई तक आपके जो प्रैक्टिस सेट है ये कंप्लीट करा दिए जाएँ। वर्तमान समय में आज के प्रैक्टिस सेट में आप देखोगे 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन आने वाले समय में 30-30 क्वेश्चन करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट के बाद आपको 30-30 क्वेश्चन की सीरीज मिलनी शुरू हो जाएगी आपको। और कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर का भी एक कंप्लीट मैराथन लेके आई जाए, जिससे आपका इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का बेड़ा पार हो जाए एक ही क्लास में। यानी कोशिश करेंगे 3-4 घंटे में कम आपका जो कंप्यूटर है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यू, उन्हें हम लेकर आएंगे। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का आपको मिल जाएगा टाइटल देखने को, जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे। देखेंगे जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे हम 3 से 4 घंटे में, उन क्वेश्चन को देख लोगे आप तो क्वालिफाई कर जाओगे इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में। क्योंकि कम से कम क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा ना उसमें, अगर आप उसके मार्क्स भी नहीं जुड़ रहे कंप्यूटर के। और ये प्रैक्टिस सेट आपको 5 मई तक कंप्लीट करवा देंगे। 30-30 क्वेश्चन आने वाले सेटों में आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, वायु प्रदूषकों में किस गैस का 50% का योगदान है? तो किस गैस का 50% योगदान है जो वायु प्रदूषण करने में है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का 50% योगदान है। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी खतरनाक गैस है। देखिए, वायु प्रदूषकों में से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का योगदान 50% का। इसे हम दम घोटू गैस कहा जाता है। दम घोटू मतलब जहाँ इस गैस की जो अधिकता हो जाती है, ऐसा लगने लगता है व्यक्ति को कि उसका दम घुट रहा है। यह श्वसन के जरिए शरीर में पहुंचकर रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन वहनीयता को लगभग समाप्त कर देता है। यानी जो ऑक्सीजन में जाता है, ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ये क्रिया करता है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, और जिससे परेशानी होने लगती है इंसान को, उसका दम घुटने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 82वां क्वेश्चन है दोस्तों। प्राथमिक प्रदूषक गैस है, तो प्राथमिक प्रदूषक गैसें कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। यानी उपयुक्त से इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, लंबी प्रक्रियाओं के पश्चात दीर्घ अवधि में वायुमंडल में छोड़े जाने वाले रासायनिक प्रदूषण इस श्रेणी में आते हैं और ये प्रत्यक्ष रूप से उत्सर्जित होती हैं। ये गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा, द्वितीय प्रदूषण कौन सी गैस है? सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक अम्ल है, परऑक्सी एसिटिक नाइट्रेट है। देखिए, दूसरे प्रदूषण सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी द्वितीयक प्रदूषण सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, नाइट्रिक अम्ल, परऑक्सी एसिटिक नाइट्रेट आदि हैं। वायुमंडल में दो प्रदूषकों द्वारा अथवा एक ही प्रदूषक के आपस में प्रतिक्रिया परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रदूषक इस श्रेणी में आते हैं। तो प्रथम प्रदूषण गैसें कौन सी हैं, द्वितीय प्रदूषण गैसें कौन सी हैं, ये जो चीज़ें हैं ये हमें पता होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन बनेगा आपसे। यानी प्रथम और द्वितीय दोनों गैसें हमने करा दी हैं, वो जो है आप क्वेश्चन को देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 84 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? तो यंत्रीय विधि कौन सी नहीं है? साइक्लोन डिवाइडर ये वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है। साइक्लोन कलेक्टर के द्वारा हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं, यानी कुछ हद तक। बैग फिल्टर द्वारा, साइक्लोन सेपरेटर द्वारा। देखिए, वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि बैग फिल्टर है, साइक्लोन कलेक्टर और साइक्लोन सेपरेटर है। साइक्लोन डिवाइडर वायु प्रदूषण की रोकथाम की यंत्रीय विधि नहीं है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में याद करना है कि वायु प्रदूषण की यंत्रीय विधि कौन सी है। तो बैग फिल्टर है, साइक्लोन सेपरेटर है, साइक्लोन कलेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा, कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। यह क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए जनरल अवेयरनेस के माध्यम से भी। अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से याद भी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन जब याद होता है इंसान के अच्छे से जब हम उस क्वेश्चन को रिलेट कर पाते हैं। तो रिलेट क्या कर पा रहे हैं हम, कि जो सिगरेट का धुआं होता है उसमें मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन होता है।
और रिलेट हमेशा हम उस चीज़ से कर जाते हैं जिस चीज़ को हम देखते हैं। जो चीज़ हमारे आसपास बहुत ज़्यादा रहती है हम उस चीज़ से रिलेट कर जाते हैं। तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन है। और मैं आपको ये बोलूँगा कि ऐसे क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के लिए, जनरल साइंस के लिए भी पता होनी चाहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपके अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 86 है। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है। तो अगर सामान्य स्थितियों की बात करें, वर्तमान स्थितियों को देखते हुए, तो वातावरण में जो प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी गैस है? तो भाई वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। जो कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, इसका दहन का जो मूल स्रोत है वो क्या है? वायु प्रदूषण का है। कोयला जलेगा, पेट्रोल जलेगा गाड़ियों में, डीजल जलेगा, तो भाई वायु प्रदूषण होगा। जल प्रदूषण तो नहीं होगा, भूमि प्रदूषण तो नहीं होगा, ध्वनि प्रदूषण तो नहीं होगा, क्या आवाज़ तो नहीं करेगा, पर हाँ वायु को जरूर प्रदूषित करेगा अगर वो जलेगा, तो वायु प्रदूषण। देखिए, वायु प्रदूषण का मूल स्रोत कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 88 है, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करता है। तो जब पेट्रोल जलता है तो किसके कारण वायु में प्रदूषण होता है? तो भाई वो होता है लेड के कारण। देखिए, वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड धातु वायु को प्रदूषित करती है। जो लेड धातु होती है वो वायु को प्रदूषित करती है जब हम पेट्रोल को वाहनों में जलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो भाई सल्फर डाइऑक्साइड है जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है, और ये एक वायु प्रदूषक गैस भी है, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड एक वायु प्रदूषक गैस है और वह जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है। इसी गैस के कारण तेजाबी वर्षा होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो तेजाबी वर्षा होती है वो किस गैस के कारण होती है, यानी किस गैस का योगदान होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, किस वर्ष वायु कानून में संशोधन करके ध्वनि प्रदूषण को भी नागरिकवाद दायर कानून के अंतर्गत लाया गया? तो कब लाया गया था दोस्तों? 1987 में लाया गया था। देखिए, वर्ष 1987 में वायु कानून में संशोधन करके ध्वनि प्रदूषण को भी नागरिकवाद दायर कानून के अंतर्गत लाया गया और उसको विस्तृत पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रभावशाली कानूनों व नियमों का होना आवश्यक बताया गया। तो वायु रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब आया था? मैंने क्वेश्चन में आपको कराया भी था, ये पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिल जाएगा उम्मीद है। और वो 1980 में आया था, 81 में उसको मतलब लागू कर दिया गया था पूरी तरीके से। तो फिर 1987 में उसमें संशोधन किया गया और उसके साथ ही संशोधन ध्वनि प्रदूषण को भी उस समय ही लेकर आए 1987 में। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों कि आपसे पूछ ले क्या वायु कानून में संशोधन कब किया गया? जो वायु रोकथाम नियंत्रण वाला कानून अधिनियम आया था तो 1987 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है, यानी 91वां क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के कारण भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और पर्यावरण के संरक्षण को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया? देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो भाई देखने को मिलेगा, डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टॉकहोम सम्मेलन, क्योंकि आपको पता होगा यार, ये जनरल कंपटीशन में भी इतनी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर तो लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है आपको। तो लिमिटेड चीज़ों में भी अगर ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं पूछी जाएगी तो क्या पूछी जाएगी? पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 याद करके जाना है, मॉन्टे प्रोटोकॉल, वियना सम्मेलन, ये सब चीज़ें आपकी याद होनी चाहिए। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देखते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुए संयुक्त राष्ट्र की मानवीय पर्यावरण से संबंधित अधिवेशन के पश्चात भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और उसमें पर्यावरण के संरक्षण को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया।
यानी 1972 में ये सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन। और ये संयुक्त राष्ट्र की पहल थी, यानी यूनाइटेड नेशन की एक पहल थी। जब ये पहल हुई 1972 में, ये सम्मेलन हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन, तो फिर उसके बाद भारत के संविधान में भी चेंजेस किए गए पर्यावरण को लेकर, और पर्यावरण के संरक्षण पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, उसको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 92 क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, किस कानून के द्वारा केंद्र सरकार को पर्यावरण के स्तर के बचाव, नियंत्रण व प्रदूषण को कम करने की दिशा में कदम उठाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ? तो पर्यावरण अधिनियम 1986, पर्यावरण बचाव अधिनियम 1986, मतलब बचाव का मतलब ये है कि पर्यावरण बचाने के लिए ये अधिनियम आया था। अब वन्य जीवन बचाव अधिनियम कब आया था? 1972 में, याद होना चाहिए। वायु प्रदूषण का बचाव व नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया। 80 में था, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, 81 में जो ये अधिनियम है वो लागू हुआ था। नेक्स्ट, इसके क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं हम, इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। देखिए, पर्यावरण बचाव कानून सन 1986 का कानून इस श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण कानून है, और इस कानून के माध्यम में केंद्र सरकार को पर्यावरण के स्तर के बचाव, नियंत्रण व प्रदूषण को कम करने की दिशा में कदम उठाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 हमारा, वायु अधिनियम 1981 में सत्य कथन है, यानी वायु प्रदूषण का बचाव व नियंत्रण अधिनियम 1981 में सत्य कथन है। वो सत्य कथन कौन सा है दोस्तों? इसके सारे ऑप्शन हम एक बार देखते हैं। तो देखिए, पर्यावरण समस्याओं के लिए समग्रित रवैया अपनाने के लिए वायु अधिनियम व जल अधिनियम के अधीन स्थापित किए गए केंद्रीय और राज्य बोर्डों के अधिकारों को विस्तृत किया गया। सही है इसका आंसर। राज्यों के लिए वायु प्रदूषण बोर्डों की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया, क्योंकि पर्यावरण पर ज़्यादा ध्यान देना था, पर्यावरण को बचाने की कोशिश करनी थी। राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि वे उद्योगों व वाहनों के लिए प्रदूषित वायु का मापदंड सामने लाएं। तो यानी इसको राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सभी पे फोकस किया गया। और इसका एक्सप्लेनेशन एक बार हम देख लेते हैं। वायु प्रदूषण का बचाव व नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत पर्यावरण समस्याओं के लिए समग्रित रवैया अपनाने के लिए वायु अधिनियम व जल अधिनियम के अधीन स्थापित किए गए केंद्रीय और राज्य बोर्डों के अधिकारों को विस्तृत किया गया। राज्यों के लिए वायु प्रदूषण बोर्डों की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया, और राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि वे उद्योगों व वाहनों के लिए प्रदूषित वायु का जो मापदंड है वो सामने लेकर आएं, क्या उनके लिए क्या क्या मापदंड तैयार किए जाएंगे, या क्या क्या किए गए हैं मापदंड तैयार। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भारत स्टेज मानक के अनुसार डीजल और पेट्रोल में गंधक भी नियंत्रित कर क्रमशः 350 और 150 पार्ट्स प्रति मिलियन यानी पीपीएम करना चाहिए। पीपीएम की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद करना है। पीपीएम की फुल फॉर्म है पार्ट्स प्रति मिलियन। भारत में वायु प्रदूषण विरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारत में वायु प्रदूषण विरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, ये तो हमने क्वेश्चन कई बार पढ़ लिया, ये तो सही है। अगर पहले ऑप्शन को देखते हैं कि भारत स्टेज मानक के अनुसार डीजल और पेट्रोल में गंधक भी नियंत्रित कर क्रमशः 350 और 150 पार्ट्स प्रति मिलियन करना चाहिए। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका। और इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन इसका एक बार देख लेते हैं। यानी एक और दो दोनों सही हैं। भारत स्टेज तृतीय, यानी इसे यूरो तृतीय कह देते हैं, मानक के अनुसार डीजल और पेट्रोल में गंधक भी नियंत्रित कर क्रमशः 350 और 150 पार्ट्स प्रति मिलियन यानी पीपीएम करना चाहिए। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है पीपीएम की। भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ। ये तो क्वेश्चन आप भूल ही नहीं सकते यार, इतनी बार ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95 है, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मूलभूत जैव ईंधनों में शामिल है? तो कौन जैव ईंधनों में शामिल है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा जैव डीजल और जी जैव सीएनजी। देखिए, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 के अनुसार जैव डीजल और जैव सीएनजी मूलभूत जैव ईंधनों में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, पर्यावरण बचाव अधिनियम कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? तो पर्यावरण बचाव कानून अधिनियम 1986 में पारित हुआ था।
भाई ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, यानी मैं कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूँ ना, ये क्वेश्चन तो जन कितनी सी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और बच्चे क्वेश्चन को गलत करके आते हैं इस क्वेश्चन को यार। पर ये गलत वही कर पाते हैं जो एक बार सही नहीं कर पाते। अगर आपने एक बार ये एग्जाम में अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन गलत हो गया या क्वेश्चन सही हो गया, तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली सही हो जाएगा। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन नहीं आया है तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलने वाला है आने वाले एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जाम में देखने को मिले ये। एक्सप्लेनेशन इसका एक बार देख लेते हैं हम। पर्यावरण बचाव या अधिनियम कानून सन 1986 में पारित हुआ था। भोपाल गैस दुर्घटना के पश्चात भारत सरकार ने सन 1986 में पर्यावरणीय यानी बचाव अधिनियम पारित किया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानवीय पर्यावरण के सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को कानून करना था। और यह कानून उन सब नियमों की एक प्रकार की छतरी है जिनके तहत केंद्रीय व राज्य के अधिकारों के कार्यों में तालमेल होते पाए गए। क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बताया गया है? आर्टिकल 51A। देखिए आपको पता होगा, आपका जो सिलेबस है इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का, इसमें पॉलिटी नहीं पूछी जाएगी, हिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी, इकोनॉमिक्स नहीं पूछी जाएगी। पर कोई पॉलिटी का टॉपिक इससे मैच खाता हुआ होगा तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। हिस्ट्री का हो, इकोनॉमिक्स का हो, अगर मैच खाते हुए टॉपिक होंगे तो डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ये बात आप याद रखना मेरी। आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण है, जैसे ये पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन ये पूछा गया आर्टिकल से संबंधित। तो अनुच्छेद 51 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने तो जनरल कंपटीशन में भी देखा होगा। तो भाई यहाँ पर क्यों नहीं पूछ सकते इस क्वेश्चन को? और ये क्वेश्चन मैं दावे से कहता हूँ जितने भी लोग वीडियो को देख रहे होंगे ना, इस क्वेश्चन को डेफिनेटली कर जाते, बहुत आराम से कर जाते, क्योंकि आर्टिकल 52 के बाद तो आपको पता ही होगा क्या राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल शुरू हो जाते हैं। और जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 98 है। किस घटना ने भारत में बहुत से पर्यावरणीय कानून बनाने की प्रेरणा दी? तो भोपाल त्रासदी ने। भोपाल त्रासदी के पश्चात भारत ने सन 1986 में पर्यावरणीय बचाव अधिनियम पारित किया। भाई आपको पता होगा भोपाल त्रासदी जो हुई थी वो कब हुई थी? तो यह भोपाल त्रासदी हुई थी सन 1984 में हुई थी। और 1986 में फिर ये जो अधिनियम है ये पारित कर दिया था जो पर्यावरण से संबंधित था। और इस त्रासदी में बहुत लोग मारे गए थे, क्योंकि वो जिस जगह त्रासदी हुई थी, जिस फैक्ट्री में त्रासदी हुई थी, वो बेसिकली एक फैक्ट्री थी। क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग मारे गए थे और बहुत अधिक मात्रा में विषैली गैसों जो है उनका रिसाव हो गया था। उसके बाद में भोपाल से वो फैक्ट्री उखड़ भी गई थी। उखड़ने के बाद में जो वो फैक्ट्री आई है, तो दोस्तों वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले के गजरोला शहर में वो फैक्ट्री है। जो ये भोपाल त्रासदी के बाद जो ये फैक्ट्री आई थी, तो ये इस समय जो है, इस समय वही फैक्ट्री है जो गजरोला में है। और इसमें भी एक बार सुनवाई हुई थी शायद 2010 के आसपास, कि इसमें भी जो त्रासदी है वो हो सकती है, ये संभावना लगाई जा रही थी, क्योंकि ये बहुत खतरनाक गैस है। मैं इस गैस के बारे में जो है, जो ये गैस ये फैक्ट्री से निकलती है, ये जो रिलीज की जाती है दोस्तों, ये उस समय रिलीज की जाती है जब वातावरण शांत होता है। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 99 है, स्मोग क्या है? तो स्मोग क्या है भाई? कोहरा है, धुआं है, एक प्रकार का बाहरी प्रदूषण है। तो आज के समय में क्या होता है, अपने शहरों में सुना भी होगा, वो कोहरा वगैरह नहीं बोलते, वो कहते हैं बहुत ज़्यादा स्मोग आया हुआ है या स्मोग है बहुत ज़्यादा सर्दियों के मौसम में। तो देखिए उससे उनका तात्पर्य होता है कि कोहरा भी है, उसमें धुआं भी मिक्स है, और ये एक प्रकार का प्रदूषण है जो बाहरी प्रदूषण है। पर गाँवों में तो आपको पता होगा स्मोग नहीं कहा जाता उस चीज़ को, कोहरा ही कहा जाता है, क्योंकि गाँवों में जो कोहरा होता है वो प्रदूषण नहीं होता उसमें इतना ज़्यादा। क्योंकि शहरों में ही देखने को मिलेगा जिसे हम स्मोग कहते हैं, जिसमें कोहरा, धुआं और वायु और एक प्रकार का बाहरी प्रदूषण का जो मिक्सर होता है उसे स्मोग कहा जाता है। देखिए स्मोग एक प्रकार का बाहरी प्रदूषण है और मूल रूप से इस शब्द का जो प्रयोग है वो धुआं, कोहरा और रासायनिक प्रदूषित कणों के सम्मिश्रण के लिए किया जाता है। अगर आप सीधे कोहरे को स्मोग बोल रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि गाँव में आप स्मोक बोलोगे तो वो डेफिनेटली मान्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रदूषण होता है जो स्मोक में होता है, इसमें धुआं होता है, बाहरी प्रदूषण होता है, कोहरा होता है, ये तीनों का मिश्रण जब बनता है तब वो स्मोक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्तों? देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, ध्वनि नियंत्रण कानून कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया? सन 2000 में। वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा ध्वनि नियंत्रण कानून पारित किया गया। इस कानून के माध्यम से ध्वनि मानकों को निर्धारित करने का प्रयास किया गया। यानी ध्वनि मानक है उन्हें नियंत्रित करने का। क्या ध्वनि को आपको पता होगा डीबी में मापा जाता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में भी, इस एग्जाम में भी या किसी भी एग्जाम में, तो यहाँ पर भी मतलब क्वेश्चन तो बन ही सकता कि भाई जब ध्वनि का अधिनियम है, ध्वनि नियंत्रण कानून कब पारित हुआ? सन 2000 में। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ध्वनि को किस किस में मापा जाता है? तो ध्वनि को मापने की जो इकाई है वो डीबी है। डीबी आपने देखा होगा। क्या वो ही मापदंड तैयार किए गए हैं सन 2000 में? तो हमने आज के क्वेश्चन में, आज के जो ये प्रैक्टिस सेट हुए इसमें अगर आप देखोगे तो वायु प्रदूषण से संबंधित चीज़ें हुई, पर्यावरण से संबंधित चीज़ें हुई, और जी ध्वनि नियंत्रण से संबंधित चीज़ें पढ़ाई गई। यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। हमारा प्रैक्टिस सेट अभी तक जितने भी हुए हैं, कोई प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं है कि जिस प्रैक्टिस सेट को मैं आप ये कह सको कि इस प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन आने की कोई उम्मीद नहीं है। हर एक प्रैक्टिस सेट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डेफिनेटली आप देख लेना। जब आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद में इस चैनल पर आना, तब आप देखना कि कितना ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिली है। मेरा तो यार ये मानना है कि अगर आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म से, हमारे इस यूट्यूब चैनल से हेल्प नहीं मिल सकती ना आपके एग्ज़ाम में, तो आप यकीन मानना आपको कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलेगी। अगर यहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो आप ये मान लेना कि किसी बुक से आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। इतना कॉन्फिडेंस है दोस्तों, क्योंकि आपको 1500-2000 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के नीचे भी एक्सप्लेनेशन में दूसरा क्वेश्चन तैयार हो जाता है, कहीं कहीं दो दो क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। इतने क्वेश्चन करने के बावजूद भी अगर आपका सिलेक्शन ना हो तो फिर कहीं से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पर आप ये है भाई कि जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, तो इनको प्रैक्टिस सेट को आप लगातार देखते रहें, और कोई क्वेश्चन आपसे बचे नहीं। कोई क्वेश्चन अगर आपको टफ लगता है तो उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें, एक पेपर पेन लेके बैठा करें। क्लास जब शुरू होती है उससे आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि रिवीजन उस चीज़ का करा जाता है जो चीज़ें टफ होती है। आसान चीज़ों का रिवीजन करने में आपका समय ही खराब होगा, समय बर्बाद होगा। उस समय आप जो टफ चीज़ें होती हैं उन्हें पढ़ो, पर आपको उतनी ही मेहनत जितनी आप आसान चीज़ों को पढ़ने के लिए कर रहे हो, उससे ज़्यादा मेहनत आपको टफ चीज़ों के लिए करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा और 100% सिलेक्शन होगा। मैं ये चाहता हूँ इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो भाई आप फाइनल मेरिट में बाहर ना हो, फाइनल तक सिलेक्शन आपका होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल में कुछ नहीं है। और जी बहुत इजी फिजिकल है, बस आप पेपर निकाल लो। और मेरा टारगेट है भाई आपको 90-95 मार्क्स आपके आ जाएं इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में, ताकि आप टेंशन फ्री हो जाओ कि भाई अब कोई दिक्कत नहीं है, अब बड़े मज़े से पेपर रहने वाला हमारा। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दिया करें, कमी लगी हो तो भी कमेंट कर दिया करें, बता दिया करें भाई आप सजेशन कि किस तरीके की जो है कमियां रह जाती हैं हमसे, हम जो है उन कमियों को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।